हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है तुक्का कैसे मारते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिकली फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एसएससी, पीसीएस और किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, नेट जेआरएफ, उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो है। तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कुछ 10 से 15 ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जिसमें से कुछ मैंने यूज़ कर रखी हैं विच इज़ हेल्प मी अलॉट, और कुछ मैंने यूट्यूब से देखी हुई हैं जो कि मैंने उससे कलेक्टिव जो मुझे बेस्ट लगी वे मैंने इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, सो बिफोर वी गेट अहेड वी हैव टू फर्स्ट नो कि तुक्का मारना क्यों है। ओके, तो तुक्का मारना है बिकॉज इट वर्क्स, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, आप लूज़ कुछ नहीं करते, आप विन करते हो। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, तुक्का मारने से नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में अगर एग्जाम में हो गया तो दिक्कत हो जाती है। बट जस्ट टू क्लियर द डाउट्स, ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है तुक्के में होती है प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये क्वेश्चन करेक्ट। ये होती है, अगर आपकी 100 क्वेश्चन है दैट इज़ 25, राइट। तो आप कुछ भी टिक करते जाओ, 25 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं, बट दिक्कत आता है नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, सो जस्ट सी द केस नंबर 1 हेयर। ओके, यहाँ पे 1 मार्क गेन होता है अगेंस्ट 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक सही होगा, एक गलत होगा, एक गलत होगा, एक गलत होगा। ठीक है, ऐसे हम 4 सेट बना लेते हैं, लास्ट में एक और सही होने में प्रोबेबिलिटी। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो ये सी कि 4 का अगर हम एक बंच बना लेते हैं तो इन यहाँ पे हम एज वी कैन सी 25 6 हमको 6.25 नंबर का गेन होता है। सिंपल मैथ। ओके, इस कंडीशन में नेक्स्ट वाली है, इसमें +1 मिलेगा, -1/3। इससे जो इसका गेन है सारा कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलता है लास्ट में 0। ठीक है, और जो अगर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं तो ऑफकोर्स आपको तुक्का मारना ही है। प्लस +1 मिलेगा, नेगेटिव में 0 मिलेगा, आप नेट रिजल्ट होगा 25। ठीक है, कुछ भी टिक कर दो, आपको 25 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लोगों को क्या होता है कि लोग डरते हैं कि ओ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। कोई डेंजरस चीज़ नहीं होती। ठीक है, लोग सोचते जितना हमने गेन करा तो हम लूज़ कर देंगे। नो, दैट इज़ दिस कंडीशन जो यूपीएससी में आपको मिलती है, ये डेंजरस वाली कंडीशन होती है। दिस इज़ ईजी, अब कुछ भी टिक करो, आपको इतने मार्क्स गेन करने हैं, मिल ही जाएंगे। बट इससे क्लियर तो नहीं होगा ना, आई नो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम और टेक्निक्स देखते हैं। ओके, तुक्का मारना कब होता है? तुक्का मारना होता है लास्ट में, शुरू में तो हम मारने नहीं वाले। ओके, मैंने को पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कैसे आपको पेपर को 3 स्टेज में सॉल्व करना होता है। ओके, फर्स्ट वाला होता है इजी क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो देख के बन जाते हैं, सॉल्व कर दो उनको। ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है थोड़ी लंबी वाली, यू कैन सॉल्व देम बट रिक्वायर्स टाइम, आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन लंबे होते हैं, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन जो कि बहुत लंबे हैं बट हो जाएंगे सेकेंड वाले में। जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, डिफिकल्ट हैं और जो गेस वर्क मांगते हैं, वे थर्ड वाले स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो बीच वाली स्टेज काफ़ी बड़ी होती है, लंबी वाली, और ये वाली छोटी छोटी, ये वाली छोटी। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते। तो बीच वाली थोड़ी लंबी रखना और लास्ट वाले में हम तुक्का मारेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करनी है इंटेलिजेंट गेसिंग। पहला मेथड हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो व्हाट इफ आप पे 4 ऑप्शंस ना हो, आप पे सिर्फ 3 ऑप्शन हो या 2 ऑप्शन हो, चूज़ करना बहुत आसान होता है, राइट। सो एलिमिनेशन मेथड में हम ये करते हैं कि वी कैंसिल आउट द ऑप्शन जो हमें लगता है कि ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स विद अवर नॉलेज। तो इट रिक्वायर्स नॉलेज, सिर्फ तुक्के से नहीं होता। जितनी नॉलेज होगी उससे ये मेथड से और फ़ायदा हो सकता है। सो विद एग्जांपल लेट मी शो यू कैसे ये काम करता है। ओके, सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डिडंट अचीव TFR ऑफ 2.1। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट जो है 2.1 को किसने अचीव नहीं किया। ओके, मुझे नहीं पता TFR कितना, क्या क्या किसका क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो इफ़ यू नो बाय योर नॉलेज, जितने आपने जोग्राफी पढ़ी है, वी नो कि जितना ज़्यादा स्टेट का डेवलपमेंट होता है, जितना उसका HDI हाई होता है, उससे आप को रिलेट कर सकते हो TFR को। ओके, ज़्यादा बच्चे यानी बेकार स्टेट है और कम बच्चे यानी अच्छा स्टेट है। तो वी नो कि इनमें से सबसे बुरी हालत HDI में किस स्टेट की है। वी नो कि हरियाणा अच्छा है, उत्तराखंड अच्छा है, हिमाचल भी अच्छा है, मध्य प्रदेश की बहुत बुरी हालत है HDI में। तो ऑफकोर्स यही होना चाहिए। मेरे को नहीं पता TFR क्या, पर आई कैन गेस किया यही होगा। ठीक है, तो मैंने तीनों को एलिमिनेट कर दिया एक साथ, एंड आई गेट द आंसर विच इज़ मध्य प्रदेश। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, बट सिर्फ गैस वर्क से आई कैन गैस कि इनमें से अगर लोएस्ट रेनफॉल हो रही है तो आई वुड थिंक कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट रीजन में होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर के इतने आप पास जाओगे रेनफॉल कम होती जाती है। सिंपल लॉजिक। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे वेस्ट में है?
मुझे को पता है जैसलमेर है तो मैं टिक कर दूंगा और आंसर सही होगा, ठीक है। बट इवन इफ़ यू डोंट नो कि जैसलमेर है तो मे बी लोगों को कन्फ्यूजन हो जैसलमेर और जोधपुर में। अब ये मत बोलना कि जयपुर उधर है, जयपुर ईस्ट में भी नो, बांसवाड़ा साउथ में, ठीक है। और कन्फ्यूजन हम लोगों को दो में हो सकती है कि ओके जैसलमेर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, किसी को भी टिक कर दो। आपने एलिमिनेट कर दी दो ऑप्शन, जयपुर और बांसवाड़ा, तो दो ही बचे, टिक कर दिया। इवन आपको नहीं पता कि बांसवाड़ा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो आपने 3 ऑप्शन लगे, तो यहाँ पे आपने जयपुर को एलिमिनेट कर दिया। तो बेसिकली चॉइसेस कम हो रही हैं, ये अच्छी बात है और यही हमें करना है। जितना ज़्यादा चॉइसेस हटाएंगे आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कितना बच्चे से हटाते हो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सपोज हटा दिया तो मेरे को जैसे मिल गया, ठीक है। तो डेट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसका कि द स्पेक्ट्रल बैंड फॉर विच द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे बैंड्स लाइट के जैसे कि जो एटमॉस्फेयर से आराम से निकल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो सर्कुलेशन होता है विंड्स का, तो ये तो नहीं हो सकता। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया तो फिर फिर ट्रांसपेरेंट कैसे होगा। अदर इट कैन बी बी और सी, ठीक है। एलिमिनेटेड, 2 ऑप्शन हटा दिए। अब इनमें भी आप देखो तो कौन सा बेटर लग रहा है उसको चुनो। स्कैटरिंग में स्कैटर हो रहा है, विंडोज़ कैन बी ना, क्योंकि फॉर विच इट इज़ ट्रांसपेरेंट। विंडोज़ हम रखते हैं वे ट्रांसपेरेंट होती हैं सो दैट लाइट कैन एंटर, तो उसी बेसिस पे उसका नाम रखा गया होगा। तो एटमॉस्फेयर विंडोज़ विल टेक इट। तो मुझे नहीं पता था कि इसका बिल्कुल भी आंसर क्या है, बट आप फिर भी उसको आंसर लगा सकते हो जस्ट बिकॉज अपने गैस के ऊपर, ठीक है। एंड कितनी अच्छी टेक्निक है ये, ओके। टिप नंबर 2 है कि लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस टेंड टू बी करेक्ट। लंबे सेंटेंसेस जो होते हैं जो कि अलग दिखते हैं फ्रॉम अदर ऑप्शंस टेंड टू बी करेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर उसमें ज़्यादा टाइम लगा के उन्हें लगता है अच्छे से, दूसरों को इतना अच्छे से नहीं लगता। जब हम छोटी क्लासेस में थे ना तब ये टीम काफ़ी अच्छे से काम करती थी, क्योंकि तब वे हमें बेवकूफ़ समझते थे। अब हम बेवकूफ़ रहे नहीं हैं तो वे भी ऐसी क्वेश्चन देते नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको वो हायर एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट क्या पता है ऐसे क्वेश्चन आपको मिले ही ना, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पे, जामिया 2021 में क्वेश्चन आया था कि द नोमोन इज अ एंशिएंट बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू, आंसर इसका सी, तो मेजर द वेरिंग पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। तो जो लंबा सेंटेंस है आंसर करेक्ट है, बट ये हर टाइम भी नहीं होता, राइट। इफ़ यू विल सी कि दूसरा वाला क्वेश्चन एज पर द सेंसस, इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि वो सबसे लंबा है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर इसका है डी, पर कैपिटा इनकम शुड नॉट बी मोर देन 5,000, जो कि गलत है। कभी कभी काम करती है, कभी नहीं करती, बट द मोर प्रोबेबिलिटी है कि ये काम करती है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये मत कहना कि जो मैं कह रहा हूँ 100% काम करना है, नो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है होने की। अगर कुछ ना आता हो तब वे करो, नॉलेज है, आपको पता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स उसको मूव करो ना यार वहाँ से। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव अगर क्वेश्चन में आ गया लास्ट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है होने की। अगेन ये जूनियर क्लासेस में काफ़ी अच्छा काम करता है ट्रिक। अब इतनी अच्छे से ये ऑप्शन जनरली लोग डालते नहीं है, ठीक है। और डालते हुए तो कन्फ्यूज़ करने के डालते थे कि हम ये टिक करते हैं और आंसर कुछ और निकले, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो अगर आए तो गेस वक्त तो ये कहता है कि ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऑप्शन ये भी हो सकता है, पर ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द अबव में ऐसा मैंने जैसे देखा है कि ऑल ऑफ द अबव जनरली आंसर हो जाता है। नन ऑफ द अबव कई बार आंसर में डालते हैं, लेकिन ऑप्शन जानबूझ से ऑप्शन भरने के लिए डालते हैं, ठीक है। ऑप्शन जनरली कम होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन पे देखो इस क्वेश्चन को, सैन एंड्रियास इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब प्लेट बाउंड्री 3 ही तरह की होती है ना। तो बस चौथा ऑप्शन में डालना है, डालने के लिए डाल दिया नन ऑफ द अबव। अब उठ के आप नन ऑफ द अबव टिक कर दो, ये तो बेवकूफ़ी है ना। इतना तो पता होगा आपको 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं, चौथी नहीं होती। सिर्फ ऑप्शन भरने के लिए कई बार चौथी चीज़ डाली जाती है। तो अगर 3 ही तरह की होती हैं तो चौथी नहीं आएगी, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। इसमें आंसर होगा इसका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सी। तो ऐसे कंडीशन में नन ऑफ द अबव से बच के रहना, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव से ही बच के रहना, बट जनरली का आंसर हो जाता है। अगर कोई ऑप्शन में आया तो टिक कर सकते हैं। रिमूव द आउटलायर नंबर्स हो गए या फिर ईयर्स हो गए फ्रॉम योर ऑप्शंस। मैथ में जनरली काम करता है, अगर कोई अलग सा नंबर जो काफ़ी अलग लग रहा है तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। इफ़ यू सी यहाँ पे कि थॉर्नडाइट का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था वो कौन से ईयर में आया था क्वेश्चन अगर आ जाए तो 1927 में, 31 में, 37 में या फिर 1887 में। सो ये बिल्कुल मत कर देना कि टी टिक कर दो, क्योंकि ऑप्शन जनरली नहीं होता। जो सबसे अलग ऑप्शन होता है जनरली वे नहीं होता, इतना ईजी थोड़ी देगा, तो उसे हटा देना। 3 से आपको ऑप्शन बचते हैं, तो थोड़ा तो हुआ ना, थोड़ा तो चांस बेटर हुए। इसका आंसर है बी 1931, जो कि 1948 में
मॉडिफाइड भी होती है। तो आउटलायर नंबर्स हो गए, ईयर्स हो गए, जितना दूर है उनको हटाओ, जो पास पास में से आंसर उन्हीं में से कुछ होता है। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता है कि पहले के जो क्वेश्चन होते हैं जानबूझ से एग्जामिनर डिफ़िकल्ट सेट करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए और आप पूरा का पूरा पेपर कर ही ना पाओ। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि पहले के 5 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो कि उसको देखो ही मत, छठे क्वेश्चन से बात कर दो, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं कि पहला क्वेश्चन मुश्किल होता है, मुझे तो ऐसा कोई मतलब लगा नहीं, बट लोग कहते हैं तो ठीक है, पहले क्वेश्चन मत करो, आप सीधा वहीं से स्किप कर सकते हो आप। तो उससे क्या होगा कि वे ना कॉन्फिडेंस नहीं लूज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमने आपको 3 स्टेज वाली टेक्निक बताई थी कि ईजी क्वेश्चन पहले करो। उसका एक रीज़न है कि आपको माइंड को अच्छी चीज़ें चाहिए होती है पहले, ठीक है। आप खुश होगे तब आप मुश्किल करोगे ना। तो पहले क्वेश्चन मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार ऐसा होता है आपके साथ, तो डोंट अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर है, ओके, या फिर अपोजिट है। तो जनरली वे सही होते हैं, मतलब वे सिमिलर लगते हैं या फिर उनकी साउंड सिमिलर होती है, स्पेलिंग सेम होती है ऑलमोस्ट, तो वे टेंड टू बी करेक्ट, ओके। पहले इसमें आप यहाँ पे देखो कि द फार्देस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज नोन एज, ठीक है। अब ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरीहिलियन और पेरिजी आपको सिमिलर लग रहा होगा, पर मेरे लिए द हीलियन वर्ड इज सिमिलर। तो पेरीहिलियन एंड एपहिलियन यहाँ पे सिमिलर है, पेरिजी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक हीलियन में से कोई होना चाहिए और इसका आंसर है एपहिलियन। तो होने कोई भी सकता था, पेरीहिलियन हो सकता है, एपहिलियन, पर इसका आंसर होगा एपहिलियन, जो कि सी भी उल्टा कर रखा है मैंने, सॉरी। तो वे ऑप्शन हुआ जो कि 2 में से जो कि सिमिलर है उनमें से ऑप्शन जनरली होता है। तो किसी तरह सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो होता है वो रेफर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। इफ़ यू सी कि हाँ में 2 ऑप्शन कौन से सिमिलर लग रहे हैं, जो कि आई थिंक इनमें से ए एंड बी काफ़ी सिमिलर है अगर ध्यान से देखो तो। सिंपल सेंटेंसेस है, फेवरेबल कंडीशन फॉर अलिनो, फेवरेबल कंडीशन फॉर अलिनो, ओके सॉरी, सिमिलर नहीं लग रहे, अपोजिट लग रहे हैं। तो अलिनो लालिना का अपोजिट होता है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन अलिनो के बनेंगी या फिर लालिना की बनेंगी, एक के लिए बनेंगी दूसरे के लिए नहीं बनेंगी, तो ऑप्शन इन्हीं में से होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, फेवरेबल कंडीशन फॉर अलिनो, और दैट इज़ करेक्ट। कुछ भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या 2 अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट में से तो किसी में से एक ही होगा ना, तो फिर ऑप्शन टिक कर सकते हो आप आराम से, और सिमिलर में से भी किसी एक में से। ओके, सो ये सारे ट्रिक्स आप यूज़ करोगे जब आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा हिंट मिल रखा है, एक ऑप्शन में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, बट तब क्या करोगे जब बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि सारे लग रहे हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे हम जनरली चुनते हैं कि जो आंसर मैक्सिमम कंडीशन में सही हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन ऑप्शन, हाँ ऐसे भी होता है, मोस्ट कॉमन ऑप्शन क्या होता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ए बी सी डी में 25-25-25-25 का रेशियो रहता है, पेपर्स में चेंज भी होता है, ठीक है। पर जो मोस्ट प्रॉबेबल देखा गया है वो ऐसा देखा गया है कि कुछ ऑप्शन ज़्यादा चुने जाते हैं, कुछ ऑप्शन कम चुने जाते हैं। कम में जो चुने जाते हैं वे हैं ए एंड डी, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा लगता है उसको देख के, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि सबसे पहले ऑप्शन थोड़े देंगे, ऑप्शन अंदर हेड हाइड करके रखते हैं, लेट्स वाई अंदर वाले ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। डी वन लास्ट में भी ऑप्शन नहीं होते मतलब कोने में, इसलिए ठीक है। बी और सी में से नहीं होते हैं, सी भी हो सकता है, बी हो सकता है, जनरली लोग बी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप बी में टिक कर सकते हो, ठीक है। सी भी से हो सकता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जा सकती है, लाइक अगर इनकी 25-25 होनी चाहिए तो ऐसे कुछ कंडीशन में मे बी ये 30 चली जाए, 35 चली जाए। आप सिर्फ बी टिक करके आ जाओ, मे बी आपको एग्जाम में 25 की जगह 35 मार्क्स मिल जाए, उतना नहीं चलो 30 मिल जाए, इतनी प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी। ओके, ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो अगर आप पे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं लास्ट में, तो और आप पे टाइम बहुत ज़्यादा है तो क्या कर सकते हो कि आप सारे के सारे जो आपने अब तक टिक करे हैं उनका काउंट कर सकते हो कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, डी कितनी बार है। तो जो ऑप्शन सबसे कम बार यूज़ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सी काफ़ी कम बार आया है, तो सारे के सारे ऑप्शन अगर आपको कुछ बिल भी नहीं समझ आ रहा है, एक भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो सारे आप सी टिक कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है होने की, क्योंकि 25-25 का जो फॉर्मूला है वे थोड़ा सा कर रही है ना, इसलिए। तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये सिस्टम हर बार काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सी अप्लाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैसे आपने वे 90 क्वेश्चंस करे हैं, बच्चे जो आपने करे हैं, और क्या पता भी गलत करे हो, आपने कोई ऑप्शन गलत करा हो, आप सोच रहे हो कि उसका ऑप्शन मैं तो ए कर रखा है बार बार, बी बार बार कर रखा है, जो कि बी आंसर उसका गलत हुआ आपने, तो ऑन द बेसिस ऑफ गलत क्वेश्चन आप बाकी क्वेश्चन को टिक करो, तो थोड़ा सा ये खतरनाक हो जाता है, बट लोग कहते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि है रीजन असर्शन वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, रीजन असर्शन क्या होता है कि एक असर्शन होता है, स्टेटमेंट, उसके नीचे एक रीज़न होता है,
और ये पूछते हैं कि क्या वे रीज़न उस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। 4 ऑप्शन होते हैं कि हाँ वे कर रहा है, दूसरा होता है कि नहीं दोनों ऑप्शन करेक्ट, दोनों लाइनें करेक्ट हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरा होता है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तीसरा लास्ट वाला होता है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। जनरली ऐसा होता है कि इनमें से पहले 2 ऑप्शन में से आंसर होगा, सी और डी में से ऑप्शन आंसर नहीं होता। सबसे ज़्यादा ए पॉसिबिलिटी होने की, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी। ऐसा है इसलिए क्योंकि जनरली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही होती हैं। एग्जामिनर आपको गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, उसको पता है कि वह आपका दिमाग यूज़ करेगा। और अगर आप गलत ऑप्शन पहले से दे देगा तो आप पहले पकड़ लोगे उसको, आंसर भी करेक्ट ही देता है। आपको बस पूछता ही है कि क्या उसका एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि आप थोड़ा दिमाग आपका यूज़ हो उसमें। जनरली आंसर ए या बी में से होगा। और एक और चीज़ है जो कि मैंने सॉल्व करते हुए ऐसा फेस करी है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या ये उसका रीज़न है या नहीं है। थोड़ा सा भी रीज़न हुआ ना, ज़रा सा भी लाइन उसको सेटिस्फाई कर रही है तो उसका रीज़न बनता है। ये मैं सोचना कि अरे ये तो बहुत छोटा सा रीज़न है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। जरा सा भी रीज़न है तो यस उसको एक्सप्लेन कर देता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो आपकी, द सब पोलर लो ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज नियरली कॉन्टिन्यूस, जो कि ट्रू है। लैंड मास इन द सदर्न हेमिस्फीयर कम है, करेक्ट है। ओशन ज़्यादा होने की वजह से विंड बहुत तेज चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में, और यही उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, स्पेन इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट, ये तो पता ही है हमें। इट हैज़ वास्ट मिनरल रिसोर्स बेस। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कि दो आपको लोगों यहाँ पे इस वास्ट की हर जगह क्या हो सकता था, वास्ट की जगह स्कार्स हो सकता था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में वास्ट हो, स्कार्स हो, हमें थोड़ा डाटा से दे रखा हो, ऐसी स्टेटमेंट जनरली गलत होती है। तो ये कैन भी गलत, जो जब डाटा दे रखा हो ना कि इट इज़ वास्ट या स्कार्स, इट इज़ मोर और हाई, इट इज़ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ऐसी कंडीशन या कंडीशन दे रखो कि ये या ये ऑप्शंस गलत होते हैं। तो ये वाली सेकंड वाली लाइन जो है ये गलत है। इसमें वास्ट मिनरल रिसोर्स नहीं है। जर्मनी फ्रांस के ईस्ट भाग में थोड़ा सा है, बट स्पेन इज़ नॉट, मिनरल रिसोर्स इतना अच्छा नहीं है उसका, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, हवाई आइलैंड इज अ रीजन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, करेक्ट है। कन्वर्जन प्लेट मार्जिन्स आर साइट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ये दोनों ही सही हैं। बट हवाई आइलैंड कन्वर्जन बाउंड्री पर लाई नहीं करता, वे इंट्रा प्लेट है, बिल्कुल मिडल में है पैसिफिक प्लेट के। तो दोनों करेक्ट हैं पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगेन यहाँ पे डाटा से खेला हुआ है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, हमें लगेगा कि अच्छा हवाई रीजन वोल्केनिक एक्टिविटी है और वे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, नो कन्वर्जन नहीं है, इंट्रा प्लेट। तो यहाँ पे दोबारा डाटा गलत दे रखा है, तो दोनों ही ट्रू हैं बट वे उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं, बट जनरली ऑप्शन ए होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ओके, ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल के लिए या फिर मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इजी सा क्वेश्चन आपको मिल गया है मैथ में, आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर के, तो जनरली पे ए नहीं होता, ये बी, सी या डी में से होता है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए बहुत अच्छे से और ए में आंसर मिल जाता है हमको, मुझे लगता है कि ए आंसर है और टिक कर देते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये टिक करो क्योंकि आप जल्दबाजी में, इसलिए ईजी क्वेश्चन का ए नहीं होता। और अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसका ए होगा, आप उसको बी, सी या डी में ढूंढोगे पर वह आंसर होगा। हार्ड क्वेश्चन इट इज़ ए, जनरली इट्स नॉट एवरी टाइम। और इजी क्वेश्चन है तो ए नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अप्लाई नहीं किया कभी। ओके, सो ये ट्रिक जो है ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, बट मैंने किसी को यूज़ करते देखा नहीं है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आई ट्राई टू मूव, ठीक है। आई ट्राई टू मूव फ्रॉम द ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अगर ये तो आई ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट, कोई दूसरा ऑप्शन मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन मेरा ए आया, दूसरा बी मैंने टिक करा, बी टिक करा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगला मैं बी नहीं टिक करूँगा, मैं ए, सी या डी में से टिक करूँगा, जो कि आई नो रिडिकुलस लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी बी की जो पॉसिबिलिटी है ना होने की वो दोबारा उतनी ही है। इसके बाद दोबारा बी आ सकता है, पूरा का पूरा आ सकता है। जितना पॉसिबिलिटी ए की होने की है उतना बी की दोबारा होने की भी है। तो ऐसा कई बार लोग को ऐसा लगता है कि ओके एक ऑप्शन 3 बार रिपीट हो रहा है, चौथी बार रिपीट नहीं होगा। नहीं भैया, भाई चौथी बार रिपीट हो सकता है, 4 बार रिपीट हो गया, 5 बार रिपीट नहीं होगा, 5वीं बार भी हो सकता है। मैंने ऐसे पेपर्स देखे हैं जहाँ एग्जामिनर जानबूझ के 4-5 ऑप्शन टिक कर देता है, सी, बी, ए होते रहेंगे और आपको लगेगा नहीं अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, और वे होगा, ठीक है। तो वे रिपीट होता रहेगा, ऐसा होता है। तो फिर इस ट्रिक का यूज़ क्या है, ठीक है। यूज़ इस कंडीशन में होता है, यूज़ इस कंडीशन होता है कि देखो जब फॉर एग्जांपल पहला आपने ऑप्शन करा सी, टिक करा, बी आपने टिक कर दिया, ए आपने टिक कर दिया, नाउ यू हैव कन्फ्यूजन, आपने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस को। आपको पता है कि ऑप्शन है तो ए होगा या फिर सी होगा, या तो ए होगा या सी होगा, तो इनमें से कोई टिक करना है।
उस कंडीशन में आप ए, अगर पिछला ऑप्शन था तो यू टू मूव, ए से हटो और आप सी टिक करो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भैया ए की पॉसिबिलिटी है 25% होने की और बाकी बी या सी बी में से पॉसिबिलिटी है इनकी 75% होने की। तो इट्स बेटर कि हम 25 से अच्छा 75 चुन लें। तो पॉसिबिलिटी इनकी ज़्यादा होने की है और इनमें भी मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है कि हाँ ये हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो 25 वाला होगा या 75 में से ये होगा। जब सारी पॉसिबिलिटी एक ही जगह है तो मैं उसको टिक करूँगा ना, तो मैं सी वाला टिक कर दूँगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक वर्क करती है, बट ये हमेशा ट्रिक काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कन्फ्यूजन ए में वाली नहीं थी, आपको कन्फ्यूजन थी कि या तो बी होगा या सी होगा, उस कंडीशन में ट्रिक काम ही नहीं करती, आपको बी या सी में से कोई चुनना पड़ता है रैंडमली। अब ये काम करा, ये काम मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए काम करता है, तो मैंने मतलब दिखा दिया आपको। मे भी ये काम ना करता हो, पर मुझे लग रहा है कि काम कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेल मी कि आपके लिए सही लग रहा है मेथड, इसमें कोई रीज़न है या नहीं। ओके, सो दैट्स इट, दीज वर द ट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि कब ये जो ट्रिक्स आपको अप्लाई नहीं करनी, कब आपको तुक्के नहीं मारने। तुक्का तब नहीं मानना जब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने कोई मार्क्स अचीव कर लिए हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कब आप एक रैंडम तुक्का, ऐसे तुक्का जिसमें बहुत कम चांस है, लाइक चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसे तुक्के आप मार रहे हो, तो मे बी आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो और आप नेगेटिव में जा सकते हो। हाँ, चांस है इसके। ठीक है, किस्मत अगर आगे ख़राब हो तो आपको लग रहा है सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो मत मारो तुक्का। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे आप नीचे आ जाओगे उससे। ठीक है, तो और अगर आपका लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर मारना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं 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 मेरे ऑप्शन उतने हो नहीं रहे, लाइन ये है कट ऑफ, तो मारना पड़ेगा तुक्का उस टाइम। ठीक है, कब नहीं मारना वो पता है। ठीक है, तो एक और होता है कि यूपीएससी में तुक्के नहीं काम आते। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बहुत डीप होता है। मैंने खुद तुक्के मार रखे हैं और मुझे पता है कि लाइक मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था और मेरे आई थिंक 48 मार्क्स आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था तुक्का मार के मैं उसे क्लियर तो नहीं, चलो 70-80 आ जाएंगे, 70-80 नहीं आए, 48 आए। उसका रीज़न ये था कि इट इज़ नॉट एसएससी एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट पीसीएस का एग्ज़ाम, इट इज़ यूपीएससी। ठीक है, आप ये रीज़न दोगे, आप एलिमिनेट करोगे उस ऑप्शन को कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप अपने रीज़न्स दोगे, वे आपके रीज़न से बड़े रीज़न होते हैं। आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि अच्छा नहीं इसका ये होना चाहिए, एक बड़ा रीज़न उसके पीछे होता है जिसका आपको नॉलेज भी नहीं होती। तो इसमें नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस कंडीशन आपको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इससे यही पॉइंट समझ में आता है कि तुक्का आप मारो, बट तुक्के के साथ अगर आप नॉलेज को ऐड करोगे तुक्के और अच्छे बनते हैं। जितना ज़्यादा नॉलेज होगी उतने अच्छे तुक्के, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट। तो नॉलेज बढ़ाओ, तुक्के और अच्छे बनेंगे आपके। ठीक है, और इसी के साथ यही है कि जितनी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा। थ्योरी आपने पढ़ ली, अच्छी बात है, थ्योरी से आप क्लियर नहीं होने वाले। जब एग्जाम एमसीक्यू टाइप है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन थ्योरी। सिर्फ एमसीक्यू करोगे उसमें भाई अब थ्योरी कवर हो जाती है, आई नो आपको बेस नहीं बनेगा, पर उससे नॉलेज मिलेगी टू टैकल द एग्जाम। तो एमसीक्यू सॉल्व करो, उनको बिल्कुल सॉल्व करो, उसी से एग्जाम में कुछ बनता है। तो जैसे जैसे एग्जाम का जो लेवल बढ़ता जाता है ना, एग्जामिनर स्मार्ट हो जाता है, उसे पता है कि आप स्मार्ट हो तो वो भी स्मार्ट बनेगा। तो यही रीज़न है कि यूपीएससी के क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते हो, क्योंकि एग्जामिनर थोड़े नॉलेजेबल होते हैं ना, पता है कि तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो भैया हम किस काम के ना, हमारा सेट करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो वे बात है। ठीक है, इट्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर, और आपको वही पकड़नी है, आपको साइकोलॉजी ही पकड़नी है। एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, पे कहाँ ट्रिक कर रहा है, वहाँ कहाँ आपको ट्रिक करेगा, ये हमें गैस कर रहे हैं और उस ट्रैप में ही फंसना बस। ठीक है, भी उसके दिमाग में घुसना है एग्जामिनर की, वे क्या पूछना चाहता है और वो कैसे फंसा रहा है, हमें भी सोल्व करना, हमें मतलब खुद सोचना है हम कैसे दूसरों को फंसा सकते हैं। वे हमें जैसे ट्रैप कर रहे हैं तो हमें ट्रैप पे नहीं पड़ना और बस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यही है, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। एंड आई एम नो वे प्रोमोटिंग तुक्का है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुक्का करके आप पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि तुक्का इज़ जस्ट लाइक डेजर्ट। ठीक है, मेन कोर्स होता है, आपकी पढ़ाई होती है, उसके बाद एक एड ऑन चीज़ आपको अच्छा फील कराएगी भैया तुक्का वर्क्स लाइक अ डेजर्ट टू द मेन कोर्स, इट इज़ नॉट द फुल मील। ठीक है, उसे करने से आप क्लियर नहीं करने वाले। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको किसी भी ट्रिक से कोई हेल्प मिले, कोई आपका स्कोर इंक्रीज हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इफ यू थिंक कोई भी ट्रिक फालतू की है, या बकवास है, गलत है, तो उसको भी पॉइंट आउट करना। ठीक है, हाँ, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।